हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपिका सरफराज, पंडित जवाहरलाल नेहरू कला एवं विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय बेमेतरा में अतिथि सहायक प्राध्यापक के पद में पदस्थ हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के रेगुलेशन और मैनेजमेंट। इससे पहले पार्ट में हमने फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, कहाँ क्यों आया और उसके उद्देश्य क्या है ये जान चुके हैं। इस पार्ट में हम उसके रेगुलेशन और मैनेजमेंट को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है विदेशी विनिमय आदि में लेन देन करने पर प्रतिबंध। यानी जो आप फॉरेन एक्सचेंज है, फॉरेन एक्सचेंज किसी भी तरीके का, उसको लेन देन में क्या है, प्रतिबंध है। भाग 3 के अनुसार जो आरबीआई के द्वारा आपको सामान्य या फिर विशेष अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति लेन देन नहीं कर सकता। आपको आरबीआई से परमिशन लेना पड़ेगा, चाहे वो जनरल हो या फिर स्पेशल। आपको परमिशन लेना है तभी आप लेन देन कर सकते हो। तो कंडीशन है, विदेशी विनिमय अथवा विदेशी प्रतिभूति में लेन देन अथवा हस्तांतरण अधिकृत व्यक्ति के अतिरिक्त आप जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसको आप फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन सिक्योरिटी लेन देन या फिर ट्रांसफ़र कर सकते हो। उसके अतिरिक्त किसी और अन्य व्यक्ति को नहीं किया जा सकेगा। फिर दूसरा है, भारत के बाहर निवासी किसी व्यक्ति को किसी भी रूप में कोई भी भुगतान अथवा साख प्रदान नहीं कर सकता। यानी भारत के बाहर अगर आप निवास कर रहे हैं तो आप भले भारत के निवासी हैं, लेकिन भारत के बाहर आप निवास कर रहे हैं तो किसी व्यक्ति को किसी भी रूप में, यानी दूसरे पर्सन को आप कुछ भी नहीं दे सकते हो, कोई भी भुगतान अथवा क्रेडिट नहीं दे सकते हो। अगला है, अधिकृत व्यक्ति को छोड़ किसी भी अन्य व्यक्ति से आदेश अथवा भारत के बाहर किसी व्यक्ति की ओर से किसी धनराशि को प्राप्त या भुगतान नहीं किया जा सकता है। सिर्फ आप जो अधिकृत व्यक्ति है, जो रजिस्टर्ड पर्सन है, उसके साथ आप आदेश प्राप्त कर सकते हो या फिर उनसे धनराशि प्राप्त कर सकते हो। लेकिन भारत के बाहर जो निवास करता है वो व्यक्ति किसी और व्यक्ति से कोई धनराशि को प्राप्त अथवा भुगतान नहीं कर सकेगा। भारत के बाहर स्थित किसी संपत्ति के संबंध में भारत में प्रतिफल स्वरूप कोई वित्तीय सौदा नहीं किया जा सकता। यानी इंडिया के बाहर स्थित किसी संपत्ति के संबंध में भारत में, ठीक, यानी इंडिया में आप उसका सौदा नहीं कर सकते हो क्योंकि वो संपत्ति कहाँ है, इंडिया के बाहर स्थित है ना, इसीलिए। अगला है, मतलब सेकंड मेन पॉइंट है, विदेशी विनिमय आदि को रखने पर प्रतिबंध। यानी आप फॉरेन एक्सचेंज को रख भी नहीं सकते हो। धारा 4 के अनुसार भारत का निवासी कोई भी व्यक्ति, यानी भारत का जो निवासी है वो कोई भी व्यक्ति हो, ठीक, वो विदेशी विनिमय यानी फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन सिक्योरिटी या फिर भारत के बाहर स्थित जो अचल संपत्ति है उसको ना आप प्राप्त कर सकते हो, ना उसको बुक करवा के रख सकते हो, ना ही उसको एक्सेप्ट कर सकते हो, ना ही उसको आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। यानी बाहर की कोई चीज़ को भी आप बिना परमिशन के नहीं रख सकते हो। तीसरा है, चालू खाते सौदे। कोई भी व्यक्ति चालू खाता सौदे से संबंध विदेशी विनिमय किसी अधिकृत व्यक्ति से प्राप्त कर सकता है अथवा उसको बेच सकता है। यानी जो आपका करेंट अकाउंट है उस खाते से आप फॉरेन एक्सचेंज एक अधिकृत व्यक्ति को, रजिस्टर्ड पर्सन को दे सकते हो या उससे पैसे प्राप्त कर सकते हो या बेच सकते हो। किंतु इसके लिए जो केंद्र सरकार है वो सार्वजनिक हित से एवं रिजर्व बैंक से परामर्श करके क्या है, इस पर भी प्रतिबंध लगा सकती है। मतलब चालू खाता से जो सौदे आप रजिस्टर्ड पर्सन के साथ कर रहे हो
उसके लिए भी केंद्र सरकार जनरल हित के लिए यानी सार्वजनिक ओवर सोसाइटी के हित के लिए क्या है, वो रिजर्व बैंक से परामर्श करके इस संबंध में उसको रोक भी सकती है। फोर्थ है पूंजी खाता सौदा। धारा 6 के अनुसार पूंजी खाता सौदा के संबंध में निम्नलिखित प्रावधान है, यानी जो पूंजी खाता सौदा है उसके लिए क्या क्या प्रावधान है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। उसमें पहला है, कोई व्यक्ति किसी अधिकृत व्यक्ति को अथवा उससे पूंजी खाते में विदेशी विनिमय बेच अथवा आहरित कर सकता है, यानी जो कोई भी व्यक्ति रजिस्टर्ड पर्सन को कैपिटल अकाउंट में विदेशी विनिमय बेच सकता है और उससे ले सकता है, खरीद सकता है। दूसरा है, रिजर्व बैंक या केंद्र सरकार से परामर्श करके पूंजी खाते में सौदे के वर्ग निर्दिष्ट कर सकते हैं। मतलब रिजर्व बैंक और सेंट्रल गवर्नमेंट से आप परामर्श करके कैपिटल अकाउंट से, अपने कैपिटल अकाउंट से सौदा कर सकते हो या फिर उसको कुछ वर्ग में बांट सकते हो, तथा ऐसे सौदे के लिए विदेशी विनिमय की सीमा निर्धारित है, यानी जो कैपिटल अकाउंट से आप जो सौदा कर रहे हो उसमें क्या है, फॉरेन एक्सचेंज ने कुछ सीमाएं निर्धारित के रखी है। उस सीमाएं के अंतर्गत आपको वो व्यापार करना है या फिर फॉरेन एक्सचेंज करना है। तीसरा है, रिजर्व बैंक निम्नलिखित को नियमों द्वारा प्रतिबंध कर सकता है, यानी जो रिजर्व बैंक है वो इस फॉलोइंग पॉइंट्स को कुछ नियमों के अनुसार वो उसको बैन कर सकते हैं। पहला है, भारत में निवास किसी व्यक्ति द्वारा विदेशी प्रतिभूति का हस्तांतरण व निर्गमन, यानी कोई जो भारत का निवासी है वो व्यक्ति अगर किसी भी फॉरेन सिक्योरिटी को ट्रांसफ़र या फिर इन्वेस्टमेंट करेगा तो उस पर क्या है, रिजर्व बैंक प्रतिबंध लगा सकती है। फिर भारत के अनिवासी द्वारा विदेशी प्रतिभूति का हस्तांतरण अथवा निर्गमन यानी जो भारत के अनिवासी हैं, यानी यहाँ एज अ टेम्परेरी या फिर नॉन रेसिडेंट या इंडियंस हैं, वो क्या है, वो विदेशी प्रतिभूति को अगर ट्रांसफ़र और इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको भी आरबीआई क्या है, प्रतिबंध लगा सकती है। भारत के अनिवासी व्यक्ति की भारत में स्थित शाखा, कार्यालय अथवा एजेंसी द्वारा किसी प्रतिभूति अथवा विदेशी प्रतिभूति का हस्तांतरण अथवा निर्गमन, यानी जो भारत के अनिवासी व्यक्ति हैं, यानी एनआरआई कह सकते हैं आप, नॉन इंडियन रेसिडेंट जो हैं, वो क्या है, भारत में जो उनकी स्थित शाखा है, कोई ब्रांच या ऑफिस है या फिर कोई एजेंसी, उसके द्वारा भी सिक्योरिटी का, कोई भी सिक्योरिटी हो या फिर फॉरेन सिक्योरिटी हो, उसको ट्रांसफ़र और इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। अगला है, विदेशी विनिमय में उधार लेना या देना, यानी फॉरेन एक्सचेंज से में उधार या आप लो या फिर किसी को उधार दो, इसमें भी आरबीआई प्रतिबंध लगा सकती है। भारत के विदेशी तथा अनिवासी के मध्य रुपयों को उधार देना व लेना, यानी भारत के विदेशी, यानी जो भारत के विदेशी हैं, ठीक, जो मतलब कुछ फॉरेनर जो इंडियन हैं तथा अनिवासी हैं जो फॉरेन इंडिया के रेसिडेंट नहीं, उनके बीच में भी उधार लेना और देना, उसमें भी आरबीआई क्या है, प्रतिबंध लगा सकती है। अगला है, भारत में रहने वाले किसी व्यक्ति द्वारा 5 वर्ष से कम के पट्टों को छोड़कर भारत के बाहर अचल संपत्ति का हस्तांतरण अगर करती है, उसमें भी
आरबीआई प्रतिबंध लगा सकती है। यानी जो इंडियंस हैं अगर रहने वाले किसी व्यक्ति के द्वारा यानी जो भारत का रेसिडेंट है वो 5 वर्ष से कम पट्टे वाला, यानी एक तरह से पट्टे के लिए मुझे वर्ड नहीं मिल रहा है, उसको छोड़कर बाहर की जो अचल संपत्ति को, कई लोग भारत के बाहर की जो अचल संपत्ति उसको क्या ट्रांसफ़र करती हैं, उसको में भी आरबीआई प्रतिबंध लगा सकता है। भारत के बाहर रहने वाले किसी व्यक्ति द्वारा 5 वर्ष से कम के पट्टे को छोड़कर भारत में किसी अचल संपत्ति को ग्रहण करना अथवा हस्तांतरण करना, यानी भारत के बाहर रह रहे हैं वो व्यक्ति, रहने वाले व्यक्ति किसी व्यक्ति के द्वारा या जो बाहर इंडियंस रहते हैं वो किसी इंडियन व्यक्ति के द्वारा 5 वर्ष से कम वाले पट्टे को छोड़कर भारत के किसी भी अचल संपत्ति को, यानी वो रहता बाहर है लेकिन वो सामान खरीद रहा है इंडिया में, यानी संपत्ति खरीद रहा है या फिर एक्सेप्ट कर रहा है या फिर ट्रांसफ़र कर रहा है, तो उसमें भी आरबीआई प्रतिबंध लगा सकता है। देन है किसी ऋण अथवा दायित्व के संबंध में गारंटी देना, यानी आप जो लोन लिए हो या फिर कोई आपकी लायबिलिटी है उसमें गारंटी देना भी आरबीआई उसमें भी प्रतिबंध लगा सकती है। नेक्स्ट है भारत के निवासी द्वारा भारत के बाहर के व्यक्ति से ऋण लेना या देना, या क्या है इसका मतलब, जो भारत के निवासी हैं वो किसी बाहरी व्यक्ति से, यानी भारत के बाहर कोई भी व्यक्ति हो सकता है, उससे अगर आप लोन ले रहे हो या दे रहे हो उनको, तब भी क्या है, एक तरह से आप फॉरेन एक्सचेंज कर रहे हो ना, करेंसी चेंज करोगे तभी तो आप उसको दोगे, तो उसमें भी आरबीआई प्रतिबंध लगा सकती है। फिर इसी में है भारत का निवासी व्यक्ति विदेशी मुद्रा, विदेशी प्रतिभूति अथवा भारत के बाहर स्थित अचल संपत्ति को रोक, प्राप्त या हस्तांतरण अथवा विनियोग यानी री इन्वेस्टमेंट कर सकता है। शर्त क्या होगी, शर्त यह होगी कि ऐसी मुद्रा, प्रतिभूति अथवा संपत्ति ऐसे व्यक्ति द्वारा उस समय प्राप्त की गई हो जब वो भारत के बाहर का निवासी था, अथवा ऐसे व्यक्ति से प्राप्त की गई हो जो भारत के बाहर का निवासी था। मतलब जो भारत का निवासी व्यक्ति है वो किन से लेगा, भारत के बाहर, या उस समय लिया होगा उस व्यक्ति से जब वो भारत के बाहर निवास कर रहा था, तब आप वो प्रतिभूति या फिर विदेशी मुद्रा या फिर बाहर की जो अचल संपत्ति है उसको आप ले सकते हो, ट्रांसफ़र करवा सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है 5वां पॉइंट, भारत के बाहर रहने वाला व्यक्ति, यानी जो इंडिया के बाहर रह रहा है, इससे पहले पॉइंट में था वो इंडिया में रह रहा था, अब है भारत के बाहर रह रहा जो व्यक्ति है वो विदेशी मुद्रा, विदेशी प्रतिभूति अथवा भारत में स्थित अचल संपत्ति को रोक, प्राप्त, हस्तांतरण अथवा विनियोग करने का अधिकारी होगा, लेकिन उसके लिए भी शर्त है कि ऐसी मुद्रा या प्रतिभूति अथवा संपत्ति उस समय प्राप्त की गई हो जब वह भारत का निवासी था। मतलब वो जो भारत के बाहर रह रहा था वो संपत्ति उसकी कब की होनी चाहिए, जब वो भारत का निवासी था, ठीक, अथवा उस व्यक्ति से प्राप्त की हो, यानी उस व्यक्ति से ली हो जब प्राप्त की हो जो कि भारत का निवासी था, या फिर उससे लिया होगा कि उस टाइम पे वो भारत का निवासी था, यानी वो लिया भी भारत के निवासी से हो। एक तरह से वो कोई और पर्सन भी हो सकता है। तो आप उस संपत्ति को क्या इन्वेस्ट कर सकते हो, ट्रांसफ़र कर सकते हो, उसको यूज़ कर सकते हो, उसको ख़रीदने के लिए रख सकते हो। रिज़र्व बैंक भारत के अनिवासी व्यक्ति को
व्यक्ति की भारत में स्थिति किसी शाखा, कार्यालय अथवा अन्य स्थान अथवा व्यवसाय का नियमन कर सकता है। जो रूल रेगुलेशन है वो क्या है? जो अनिवासी व्यक्ति हैं, भारत के अनिवासी व्यक्ति, उनके लिए उनके कार्यालय के लिए, उनके ब्रांचेस के लिए, उनके अन्य स्थान या व्यवसाय के लिए आरबीआई उनके लिए नियम बना सकता है, क्योंकि वो बाहर रह रहे हैं बट इंडिया में भी उनका बिजनेस है। तो क्या है, अलग अलग ट्रांसफ़र होगा तो करेंसी आपको चेंज करनी पड़ेगी। उस करेंसी के कारण ही उनके लिए भी आरबीआई रूल रेगुलेशन बना सकता है। अगला है माल अथवा सेवा निर्यात, यानी जो आप माल और गुड्स और सर्विस का जो निर्यात करोगे उस टाइम पे भी एक तरह से आपको क्या करना है, फॉरेन एक्सचेंज करना पड़ता है। तो ये आता है धारा 7 के अनुसार, माल का निर्यात करने वाले प्रत्येक निर्यातकों को निम्न कार्य करना होता है, यानी उनको ये रूल फॉलो करना होता है। निर्यात किए जाने वाले माल के संदर्भ में रिजर्व बैंक अथवा अन्य सत्ता को निर्धारित प्रारूप में माल का सही विवरण प्रस्तुत करना, यानी आपको एक तरह से आरबीआई को बताना पड़ेगा या फिर जो उस टाइम गवर्नमेंट है उसको बताना पड़ेगा, उस सामान के या सेवा के बारे में आपको एक प्रारूप बना के उसमें सही विवरण बताना होगा कि आपका प्रोडक्ट कौन सा है, क्या है, कहाँ जा रहा है, एवरीथिंग। दूसरा है निर्यातक को निर्यात किए जाने वाले माल के मूल्य के संबंध में अन्य मांगी गई सूचना भी रिजर्व बैंक को देनी होगी। यानी अब आप प्रोडक्ट के बारे में बताएं, अब उस प्रोडक्ट के बारे में यानी उसके प्राइस के संबंध में भी अगर सूचना रिजर्व बैंक मांगती है तो उसको भी आपको देना होगा। तीसरा है सेवाओं का प्रत्येक निर्यातक रिजर्व बैंक अथवा ऐसे किसी अन्य सत्ता को निर्धारित प्रारूप में सेवाओं के भुगतान के संबंध में सही विवरण देगा। आपको रिजर्व बैंक को आपके सर्विस के बारे में या फिर किसी अन्य सत्ता को निर्धारित प्रारूप में सेवा का भुगतान यानी सेवा में जो पेमेंट होता है उसके संबंध में सही जानकारी देना होगा। थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो बी सेफ, बी हेल्दी।